वेलकम टू एनीवेयर डोर। तो ये है क्लास 10th की बुक जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो ये है इसका पार्ट 1। एवरीथिंग अवेलेबल इन आर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। तो वो सभी चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट में हैं वो सभी रिसोर्सेज हैं, बस शर्त ये है कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी कि हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उन्हें यूज़ करने के लिए। इकोनॉमिकली फिजिबल होने चाहिए, यानी कि इकोनॉमिकली कन्वीनियंट होने चाहिए, यानी कि फ़ायदेमंद होने चाहिए इकोनॉमिकली। और जो है कल्चरल एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, यानी कि हमारे कल्चर से एक्सेप्ट करे। ये सारी शर्तें अगर वो चीज़ें कंप्लीट करती है जो हमारे इन्वायरमेंट में है तो वो रिसोर्स है। ठीक है। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल यानी हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी हो कि हम उस चीज़ को यूज़ कर सकें, एक्सट्रैक्ट कर सकें। और इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब जैसे ज़मीन के अंदर सोना है और सोने को निकालने में ही हमने 10 लाख रुपए लगा दिए और निकला सोना कितना, सिर्फ 10 ग्राम निकला, तो वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। और कल्चरल एक्सेप्टेबल यानी जैसे कल्चर भी एक्सेप्ट करे, ठीक है, तो वो रिसोर्स कहलाती है। तो ये पूरी ओवरऑल डेफिनेशन हो गई रिसोर्स की। The process of transformation of things available in our environment involves an interdependent relationship between nature, technology and institution। जो प्रोसेस हैं चीज़ों को ट्रांसफ़र करने की, जो चीज़ें इन्वायरमेंट में हैं उनको ट्रांसफ़र करने की जो प्रोसेस हैं उसमें जो है बहुत सी चीज़ें जो हैं उनके बीच में रिलेशनशिप होता है, डिपेंडेंट होते हैं, जैसे नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, संस्था वगैरह। और नेचर से हम चीज़ें लेते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उसे चेंज करते हैं, इंस्टीट्यूशंस में ले जाते हैं और पूरी तरीके से उसे तैयार करते हैं। तो ये सब जो है इन चीज़ों के रिलेशनशिप से जो है हमारी फाइनल जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो होता है। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ह्यूमन बींग्स जो है वो नेचर से इंटरेक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू और फिर जो है अपनी संस्था बनाते हैं ताकि जो है उनकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बढ़े। डू यू थिंक द रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इज अज्यूम्ड बाय मनी। क्या आपको लगता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो नेचर की फ्री गिफ्ट है क्योंकि उसे हर इंसान यूज़ करता है। दे आर नॉट, वो नहीं है। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स जो है वो एक तरह से ह्यूमन एक्टिविटी का फंक्शन है। एक ह्यूमन ही तो रिसोर्स बनाते हैं और ह्यूमन बीइंग भी खुद रिसोर्सेज के लिए काफ़ी एसेंशियल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्स एंड यूज़ दैम। क्यों? क्योंकि जो है ह्यूमन बीइंग जो है जो हमारे इन्वायरमेंट में मटेरियल अवेलेबल है उनको ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, रिसोर्स में बदलते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं और फिर उन्हें यूज़ करते हैं। दिस रिसोर्स कैन बी क्लासीफाइड इन द फॉलोइंग वेज। और रिसोर्स को हमने काफ़ी सारे वेज में क्लासीफाई किया है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक, अबायोटिक, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिसोर्स। तो आगे जो है हम इन सभी को जो है डिटेल में पढ़ेंगे इस पार्ट में। तो यहाँ पर एक टेबल दी है। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन है। पहला है बायोटिक रिसोर्स। ओरिजिन के बेसिस पे यानी कि वो कहाँ से आते हैं, सोर्स, उनका स्रोत जो भी बोलते हैं उसको, वो क्या है, ठीक है, सोर्स क्या है। तो पहले होता है बायोटिक जो बायोस्फीयर से आते हैं, ठीक है, और उनकी ह्यूमन बीइंग जैसी लाइफ होती है, जैसे फ्लोरा फोना, पता होगा फ्लोरा यानी कि जो जितनी भी हमारी फ्लावर्स की जो प्रजातियाँ हैं उन सबको फ्लोरा, और फोना जो एनिमल्स की हैं उनको बोलते हैं। फिशरीज़ वगैरह, लाइफ स्टॉक, ठीक है, लाइफ स्टॉक वही एनिमल्स वगैरह, फिशरीज़ वही फ़िश वगैरह। तो ये सारे बायोटिक रिसोर्स है जो बायोस्फीयर से आते हैं। बायोस्फीयर आपको पता होगा क्या होता है। अबायोटिक रिसोर्स, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक। वो सारी चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स हो एक तरह से वो सारी अबायोटिक होती है, जैसे रॉक्स, मेटल वगैरह। अब ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ख़त्म होने की जो क्षमता है उसके बेसिस पे पहला आता है रीन्यूएबल। रीन्यूएबल के नाम से भी आप समझ गए होंगे, आपने पहले पढ़ रखा है। रीन्यूएबल का मतलब जो चीज़ दोबारा बन सके। रिसोर्स विच कैन बी रीन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस आर नोन एज रीन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्स। वो रिसोर्स जिनको हम रिप्रोड्यूस दोबारा बना सकते हैं, रीन्यू कर सकते हैं फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेसेस के थ्रू, उसे हम रीन्यूएबल या रिप्लेनिशेबल रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ठीक है, वाटर है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, ये सब।
द रीन्यूएबल रिसोर्स में फर्दर वी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूस और फ्लो, ये आगे जो है मिसिंग है थोड़ा, इसके आगे आना है फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूस और फ्लो एंड बायोलॉजिकल। ठीक है, तो यहाँ पर वो दिया नहीं है। अब इसमें ये बोला है मतलब कि जो रीन्यूएबल रिसोर्स है वो आगे और भी डिवाइड हो सकती हैं, कंटिन्यूस और फ्लो और बायोलॉजिकल। यहाँ थोड़ी सी ब्लर सी है इमेज, पर मैं बता देती हूँ। यहाँ है कंटिन्यूस और फ्लो, जैसे कि विंड, वाटर, ये सब रिन्यू हो सकते हैं कंटिन्यूस और फ्लो में। लेकिन जो बायोलॉजिकल है जैसे वाइल्ड लाइफ, नेचुरल, वेजिटेशन, फॉरेस्ट वगैरह, ये भी रिन्यू हो सकते हैं। तो इनको बांटा गया है कंटिन्यूस और फ्लो में जो हो सकते हैं जैसे कि विंड, वाटर, और जो बायोलॉजिकल एक तरह से जो लिविंग है एक तरह से कह सकते हैं जैसे वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, नेचुरल वगैरह, नेचुरल वेजिटेशन, ये सब। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, these occur over a very long geological time. Minerals and fossil fuels are example of such resource. ये रिसोर्स हुआ है जिनको बहुत ही ज़्यादा लंबा समय लग जाता है बनाने के लिए। एक तरह से हमारे टाइम पर अगर ये ख़त्म हो गए तो फिर हमारे लिए ख़त्म है, क्योंकि जब तक ये बनेंगे तब तक तो हम सब मर चुके होंगे। मिनरल और फॉसिल फ्यूल के एग्जांपल हैं। दीज रिसोर्स टेक मिलियन ऑफ ईयर्स इन दर फॉर्मेशन, इनको बनने में जो है मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। सम ऑफ द रिसोर्स लाइक मेटल आर रिसाइकलेबल, कुछ ऐसे नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स होते हैं जो रिसाइकलेबल होते हैं जैसे मेटल्स, और कुछ फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो रिसाइकल नहीं हो सकते और जैसे जैसे यूज़ करते हैं वो ख़त्म होते जाते हैं। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप नाम से ही पता चल रहा है ओन कौन करता है। तो पहला है इंडिविजुअल रिसोर्स, दीज आर ऑल्सो ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल, ये किसी प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा ओन की गई रिसोर्स होती हैं। जैसे कि बहुत सारे फार्मर्स होते हैं जो लैंड ओन करते हैं खुद का, जो उनको गवर्नमेंट देती है रेवेन्यू पेमेंट के रेवेन्यू के अगेंस्ट। और कुछ विलेजेस होते हैं जिसमें लोगों के पास खुद के लैंड्स होते हैं, बट ऐसे बहुत और भी होते हैं जो लैंडलेस होते हैं। ठीक है, और जैसे अर्बन पीपल है, शहरी लोग हैं, उनके पास प्लॉट्स होते हैं, हाउसेस होती है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। या फिर जो प्लांटेशन, पेस्चर लैंड्स हैं, पोन्ड्स हैं, वेल्स हैं, ये सब भी किसी प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा ओन किए जा सकते हैं, इसलिए इंडिविजुअल रिसोर्स में आते हैं। यही कुछ एग्जाम्पल थे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल इसका मीनिंग है इंडिविजुअल रिसोर्स जो कोई पर्सनल इंडिविजुअल ओन करता है, जैसे हमारी खुद की ज़मीन होती है, ये सब। ठीक है, इसमें ये था। कम्युनिटी ओन रिसोर्स नाम से पता चल रहा है जो पूरी कम्युनिटी के हों, जैसे पिकनिक स्पॉट्स, पार्क्स, पब्लिक पार्क्स होते हैं ना, बरियल ग्राउंड्स जो मतलब जहाँ पे दफनाते हैं लोगों को, या ग्रेजिंग ग्राउंड्स जहाँ पे घास वगैरह खाते हैं जानवर, प्लेग्राउंड वगैरह। देयर आर रिसोर्स विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, ये वो रिसोर्स है जो कम्युनिटी के सभी मेंबर्स को एक्सेसिबल होती है, सभी जा सकते हैं। जैसे किसी का ऊपर वाले में इंडिविजुअल रिसोर्स में किसी का प्राइवेट प्लॉट है, घर है किसी का, तो उसमें कोई भी ऐसे नहीं है कि मुँह उठा के चल पड़ा। लेकिन जो कम्युनिटी ओन रिसोर्स है वो सबके हैं, वहाँ पर हर कोई जा सकता है। जैसे विलेज कॉमन्स में आ जाता है ग्रेजिंग ग्राउंड्स, बरियल ग्राउंड्स, ये सब। ठीक है, और जो है पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, और जो प्लेग्राउंड है, ये शहरी जगहों में जो ये चीज़ें होती हैं, ये सारी हमारी कम्युनिटी ओन्ड होती हैं। अब आते हैं नेशनल रिसोर्स। टेक्निकली ऑल रिसोर्स बिलोंग टू नेशन, टेक्निकली मतलब अगर देखा जाए तो सारे रिसोर्स नेशन की हैं। ओवरऑल इंडिविजुअल भी एक तरह से और कम्युनिटी भी, क्योंकि आती तो वो नेशन में ही है। ठीक है, द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड, कंट्री के पास ये लीगल पावर होती है कि वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी भी पब्लिक गुड के लिए ले सकती है। यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनाल, रेलवे बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड्स ऑन बाय सम इंडिविजुअल, आपने देखा होगा रोड्स बन रहे हैं, कैनाल बन रहे हैं, रेलवेज़ बन रहे हैं खेतों पे, जो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने ओन कर रखे हैं, ख़रीद रखे हैं, बट उन पे फिर भी बनती हैं चीज़ें। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड, जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको गवर्नमेंट ने पावर दी गई है कि वो प्राइवेट इंडिविजुअल के लैंड भी ले सकती हैं पब्लिक गुड के लिए। All the minerals, water source, forest, wildlife and land within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles from the coast termed as territorial water and resource therein belong to the nation। अब जितने भी मिनरल्स हैं, वाटर सोर्स हैं, फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड हैं, जो लैंड हैं पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के अंदर, वो सारे जो हैं नेशनल सोर्स हैं। जैसे कि सपोज़ इंडिया का मैप है, थोड़ा गड़बड़ ना बन जाए ऐसा, तो मतलब यहाँ पे जितना भी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं और जो भी वाटर सोर्स है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, लैंड है, सारे जो है नेशनल हैं। और 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि 22.2 किलोमीटर तक का जो ओशनिक एरिया है उसको हम टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर जो है यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक
जितना भी ओशनिक एरिया है वो टेरिटोरियल वाटर है और उसमें जो रिसोर्स आएंगे वो भी नेशन के होंगे। इंटरनेशनल सोर्स, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्स। यहाँ पर जो है इंटरनेशनल रिसोर्सेज को जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेट करते हैं। और जो ओशनिक एरिया है बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। अब जैसे कि बताया था कि जो कंट्री है सपोज इंडिया है तो उसका जो 12 नॉटिकल माइल्स का यहाँ कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है वो तो उसका है, बट जो 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी है वो ओपन ओशन माना जाता है। उस पर कोई भी प्रॉपर कोई भी कंट्री जो है उसका पानी या कुछ भी उसकी चीज़ वहाँ की यूज़ नहीं कर सकती बिना परमिशन के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की। वेट, यहाँ पर थोड़ी सी जो है 200 नॉटिकल माइल वाली मिस्टेक थी। जैसे कि जो नेशनल सोर्स है जैसे कि अब इंडिया है तो यहाँ पर कोस्ट से लेकर जितना भी मान लो 12 नॉटिकल माइल्स यहाँ तक आता है तो ये पूरा जो है कंट्री का है। लेकिन यहाँ पर नीचे बोला गया है, मैंने बोला कि जो जैसे इंडिया है उसका 200 नॉटिकल माइल्स कोई नहीं ले सकता, बट ये नहीं है, इसमें है कि जो 200 नॉटिकल माइल्स है ना उसके आगे का एरिया कोई नहीं ले सकता। यहाँ का फिर भी देख लेंगे कौन लेगा कौन नहीं, बट जो 200 नॉटिकल माइल्स की आगे का एरिया है वो कोई कंट्री नहीं ले सकती। बाकी 200 नॉटिकल माइल्स तक यूज़ कर सकते हैं, वो कैसे क्या वो नहीं बताया यहाँ, बट 200 नॉटिकल माइल्स से आगे का जो एरिया है वो कोई भी पर्टिकुलर कंट्री हैंडल या मतलब यूटिलाइज उसका सामान कुछ भी रिसोर्स पानी कुछ भी नहीं कर सकती हैं। अब ये डू यू नो दैट इंडिया हैज़ गॉट द राइट टू माइन मैंगनीज नोड्यूल्स फ्रॉम द बेल्ट ऑफ इंडियन ओशन फ्रॉम दैट एरिया विच लाइज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब जो है यहाँ पर ये बोला है कि इंडिया को जो है ऐसा राइट मिला है, ऐसा अधिकार मिला हुआ है कि वो जो मैंगनीज नोड्यूल्स हैं मतलब जो एक तरह का जो मैंगनीज़ है उसको माइन कर सकती है, खोद सकती है। ठीक है, कहाँ से? जो 200 नॉटिकल माइल का जो एरिया है जिसके आगे का बोला है कि कोई कंट्री यूज़ नहीं कर सकती, 200 नॉटिकल माइल से आगे का एरिया कोई भी कंट्री यूज़ नहीं कर सकती, वहाँ से भी इंडिया को जो है मैंगनीज नोड्यूल्स माइन करने का राइट मिला हुआ है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, अब स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर, ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो बट ध्यान से सुनोगे तो सब समझ आ जाएगा। Potential resource which are found in a region but have not been utilized. For example, the western part of India, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. अब वो रिसोर्स जो एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जा चुके हैं लेकिन यूटिलाइज़ नहीं किए गए, उनका यूज़ नहीं हुआ, जैसे कि वेस्टर्न पार्ट्स हैं इंडिया का, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है कि जो है विंड और सोलर एनर्जी यहाँ डेवलप हो जाए, लेकिन फिर भी इनका यूज़ जो है नहीं हुआ है स्टार्ट। मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें हैं लेकिन यूज़ स्टार्ट नहीं हुआ है। Developed resource which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization. The development of resource depends on the technology and level of their feasibility. मतलब डेवलप्ड रिसोर्स यहाँ पर ये हैं जो जिनको मतलब अच्छे से देख लिया, इनकी क्वालिटी क्वांटिटी सारा सर्वे कर लिया, सब कुछ देख लिया है और जिनका जो यूज़ है वो स्टार्ट हो चुका है, करंटली इन यूज़ हैं तो वो होते हैं हमारे डेवलप्ड रिसोर्स। जो हमारे फ़िलहाल यूज़ हो रहे हैं वो रिसोर्स हैं डेवलप्ड, जो डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, और उन जो रिसोर्स की डेवलपमेंट है वो उनकी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है कि हमारे पास कितनी टेक्नोलॉजी है और हम कितनी जो है फिजिबिलिटी है, कितना जो है हमारे कन्वीनियंट है। ठीक है, स्टॉक materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to access these are included among stock. For example, स्टॉक वो मटेरियल हैं जो पोटेंशियल तो है उनमें कि ये ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उतनी कि हम उनका यूज़ कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, पानी है, सबके पास पानी है। ठीक है, ये भी पता है कि जो है पानी कंपाउंड है 2 इन्फ्लेमेबल गैसेस का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, जिनको हम काफ़ी ज़्यादा एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर सकते हैं लेकिन हमारे पास टेक्निकल नो हाउ नहीं है, यानी कि हमें नहीं पता, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको इस पर्पज़ के लिए यूज़ करें, इसलिए उसको हम स्टॉक मान रहे हैं कि हमारे पास वो सामान है और वो हमारी जो है ज़रूरतें पूरी कर सकता है बट हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है तो हम उसे कैसे यूज़ करें, तो उसको स्टॉक में रखा है।
ठीक है। रिज़र्व जो हैं यानी कि जो रिज़र्व्स हैं वो स्टॉक जैसे ही हैं, ठीक है। मतलब रिज़र्व्स क्या होते हैं? रिज़र्व्स विच कैन बी पुट इनटू यूज़ विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ बट द यूज़ हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड, दीज कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। रिवर वाटर मतलब रिज़र्व्स वो हैं जिनका जो है हमारे पास टेक्निकल नो हाउ भी है कि इसको कैसे यूज़ करना, सामान तो है ही है बट टेक्नोलॉजी भी है कि कैसे यूज़ करना है, लेकिन फिर भी हम उनका यूज़ नहीं कर रहे हैं। अपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए हम उनका यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम फ्यूचर के लिए उसे बचा रहे हैं, उन्हें हम रिजर्व्स कहेंगे। जैसे रिवर वाटर है जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यूज़ करने के लिए जनरेट करते हैं, बट प्रेजेंटली उसको लिमिटेड ही एक्सटेंट पर यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि उसको जो है हम फ्यूचर में भी विच कैन बी यूज इन फ्यूचर ऑल्सो, जिसको हम फ्यूचर में भी यूज़ कर सकें, इसलिए उसको भी लिमिटेड एक्सटेंट में यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि जो पानी है डैम्स में, फॉरेस्ट वगैरह हैं, वो रिजर्व माने जाएंगे जिनको हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहोगे रिजर्व्स और फिर पोटेंशियल रिसोर्स में क्या जो है डिफरेंस है? तो पोटेंशियल रिसोर्स और रिजर्व्स में डिफरेंस ये है कि जैसे पोटेंशियल में क्या है, हमारे पास चीज़ भी है, उसको यूज़ करने की टेक्नोलॉजी भी है। रिजर्व्स में भी यही है, चीज़ भी है, उसको यूज़ करने की टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन पोटेंशियल में हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, वो आई डोंट नो क्यों नहीं कर रहे। बट रिजर्व्स में इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को वो पूरा करना चाहते हैं, वो फ्यूचर में उसे यूज़ करना चाहते हैं, इसलिए उसे रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है। बट पोटेंशियल में ऐसा कुछ नहीं है कि वो क्यों यूज़ नहीं कर रहे, वो कुछ भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो ये था सिंपल। एक बार फिर से डेवलप्ड स्टॉक देख लेते हैं। डेवलप्ड जिनका जो है करंटली जो यूज़ में है, जो डेवलप हो चुके हैं रिसोर्स, जिनका फ़िलहाल यूज़ हो रहा है। स्टॉक वो होते हैं जिनके जो हमारे पास सामान है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है उनको यूज़ करने के लिए, ठीक है। रिसोर्स होते हैं रिसोर्स होते हैं जिनमें हमारे पास रिसोर्स हैं, टेक्नोलॉजी भी हैं, लेकिन हम उसे यूज़ नहीं करें क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उसे फ्यूचर में यूज़ करें, हम उसको फ्यूचर में यूज़ करें। जैसे कि पानी है, पानी को हम काफ़ी लिमिटेड ही यूज़ कर रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाने के लिए, क्योंकि हम उसे फ्यूचर में भी यूज़ करना चाहते हैं। और पोटेंशियल में भी यही है, रिसोर्स भी है, टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन किसी भी कारणवश उसको यूज़ नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो यही था इस मतलब फर्स्ट पार्ट में। तो इस चैप्टर को भी हम कोशिश तो यही करेंगे कि 2-3 मैक्सिमम 4 पार्ट में कंप्लीट कर ले। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर लग रहा है, ठीक है। जैसे इको का चैप्टर है वो हमने 3 पार्ट में कंप्लीट कर लिया है, तो इसको भी कोशिश करेंगे 3 पार्ट्स में कंप्लीट करें, बट जैसा ये दिख रहा है लग नहीं रहा 3 पार्ट में हो जाएगा कंप्लीट, बट हाँ कोशिश ज़रूर करेंगे, मैक्सिमम 4 पार्ट रखेंगे। तो यही था फर्स्ट पार्ट में। थैंक यू।